हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दिस इज लेक्चर 5 ऑफ योर बिजनेस लॉ। पिछले लेक्चर में सेक्शन 2A हमने शुरू किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑफर। हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी डेफिनेशन को पार्ट बाय पार्ट डिस्कस किया एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस टाइप्स और काइंड्स ऑफ ऑफर। याद दिला दूं आपको, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और लास्ट टॉपिक जो था वो था स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। तो ये कुछ टाइप्स हमने पढ़े थे और कुछ एक इंपॉर्टेंट केस क्लोज भी उसमें आए थे। एक तो हमने पढ़ा था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल कंपनी, जो जनरल ऑफर से रिलेटेड था बच्चों, और दूसरा एक हमने पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, और वो ऑफर के कम्युनिकेशन से रिलेटेड था कि भाई ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, उसकी नॉलेज ऑफरिंग को होनी चाहिए। फिर उस डिस्कशन के दौरान एक केस मैंने बोर्ड पे लिखा था और वो ये था, बोल्टन वर्सेस जोन्स। मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में मैं इसका डिस्कशन आपको दूंगा और आपको ध्यान रखना है ये जो केस है ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑफर। क्या है ये? स्पेसिफिक ऑफर से रिलेटेड केस है। मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिख के आपको समझाता हूं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बोल्टन, जोन्स और एक और पार्टी हम यहां पे लिखेंगे, ब्रोकल हर्स्ट। ये सब इंग्लिश नेम्स है, ब्रोकल हर्स्ट, बोल्टन, जोन्स और ब्रोकल हर्स्ट। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, दोस्तों ये कोर्ट केस में क्या होता है, नाम इस तरह से लिखा जाता है जैसे लिखा है बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो इसमें क्या होता है, जो पहला नाम होता है ये प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ का मतलब वादी, प्लेंटिफ का मतलब जिसने कोर्ट केस किया है। और ये जो दूसरा नाम होता है ये डिफेंडेंट होता है। डिफेंडेंट मतलब जो डिफेंड कर रहा है, जिसके ऊपर केस किया गया है। तो इन दोनों के बीच में केस था। अब सुनिए पिक्चर क्या थी, कहानी क्या थी। ये एक बायल है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बहुत थोड़ा आइडिया रहेगा। ये बायल है। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट वॉज द ऑनर ऑफ अ बिजनेस। ये किसी बिजनेस के ऑनर थे। तो मिस्टर जोन्स ने कोई गुड्स परचेज करने का इनको ऑर्डर दिया इन द नेम ऑफ ब्रोकलहर्स्ट who was the owner of a business। लेकिन क्या हुआ कि सेम डे या उससे जस्ट एक दिन पहले ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस मिस्टर बोल्टन को सेल कर दिया। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस मिस्टर बोल्टन को सेल कर दिया। तो क्या हुआ कि मिस्टर जोन्स ने जो ऑर्डर दिया वो मिस्टर बोल्टन के हाथों में लगा। उनको मिला कि भाई इतनी क्वांटिटी का गुड्स मुझे ऑर्डर मिला है, सप्लाई करना है। तो कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द शॉप, क्योंकि अब उस शॉप के ऑनर तो वो हो गए थे, इन्होंने इसको सप्लाई कर दिया, गुड सप्लाई कर दिया। समझ गए? फिर से बताऊं, मिस्टर जोन्स यहां पर एक बायर है, उन्होंने ऑर्डर दिया इन द नेम ऑफ ब्रोकलहर्स्ट हु वाज द ऑनर ऑफ अ बिजनेस। बाय द वे इन्होंने अपना बिजनेस उसी दिन या एक दिन पहले मिस्टर बोल्टन को सेल कर दिया था। तो कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द शॉप, मिस्टर बोल्टन ने वो गुड्स मिस्टर जोन्स को सप्लाई कर दिए। जब उनके पास बिल आया, मिस्टर जोन्स को जब बिल मिला तो उन्होंने देखा बोल्टन है, उन्होंने इसका पेमेंट करने से मना कर दिया। ये मैटर कोर्ट में गया, इन्होंने फिर इनके ऊपर केस किया क्योंकि मिस्टर जोन्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया। जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया, देखिए, देयर वाज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन मिस्टर बोल्टन एंड जोन्स। मिस्टर जोन्स ने जो ऑफर दिया था दैट वाज अ स्पेसिफिक ऑफर दैट वाज गिवन इन द नेम ऑफ मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हु वाज द ओनर ऑफ द बिजनेस।
और इस केस में ऐसा भी डिटेल था कि मिस्टर जोन्स को कुछ पैसा इनसे लेना भी था, तो वो सेट ऑफ करना था कि भाई चलो आप इतने पैसे के अगेंस्ट में ये माल दे दो, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। बट दिस वाज अ केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। द ऑफर वाज मेड इन द नेम ऑफ ब्रोकलहर्स्ट, जबकि वो गुड्स किसने सप्लाई कर दिया, मिस्टर बोल्टन ने। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये स्पेसिफिक ऑफर था। ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट द स्पेसिफिक ऑफर टू whom it has been made. So Mr. Bolt was not under an authority to accept that offer. या तो उन्होंने मिस्टर जोन्स से पहले पूछ लेना चाहिए था, कंफर्म कर लेना चाहिए था, बट अल्टीमेटली ये ऑथराइज नहीं थे। तो फिर कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया एंड मिस्टर जोन्स was not liable to pay for the goods. तो इस तरह का ये केस था, स्पेसिफिक ऑफर। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ओनली पर्सन टू whom it has been made। जिसे दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं। जबकि जनरल ऑफर, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में हमने क्या पढ़ा था, एज इट इज द जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु हैज द नॉलेज ऑफ दैट ऑफर। कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। फाइन, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। फाइन, तो कल की क्लास में हमने ऑफर की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स पढ़े थे। आज देखिए तो आपके मॉड्यूल में क्या है, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, देखिएगा क्या है। पॉइंट नंबर 1 क्या है आपके मॉड्यूल में, देखो तो, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दोस्तों पता है आपको, ये बात हम पहले कर चुके हैं। ऑफर तभी वैलिड होता है when it is intended to create legal relationship. If the offer does not intend to create legal relationship, then that is not a valid offer. Social, domestic, family, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि क्या आज शाम को आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे, ये एक ऑफर तो है, लेकिन इन द आइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और जब भी ये बात आएगी, आप कौन सा कोर्ट केस ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। याद आ रहा है आपको? ये जो इंपॉर्टेंट 5, 10, 15 केस हम पढ़ेंगे वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड केस स्टडी आती है और फिर इन्हीं के हिसाब से हमें आंसर देना होता है, और हो सकता है इन केस लॉज का रेफरेंस भी हम वहां पर दें। तो पहला पॉइंट था लीगल रिलेशनशिप के बारे में, हो गया। दूसरा पॉइंट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट। ऑफर कैसा होना चाहिए बच्चों, सर्टेन, डेफिनेट और नॉट वेग। नॉट वेग का मतलब होता है क्लियर। ऑफर कैसा होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बड़ा सीधा सा पॉइंट है। ऑफर की जो लैंग्वेज है वो सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। से मैं एक मर्चेंट हूं, आई ऑफर टू सेल 15 टिन ऑफ ऑयल। मैं आपको 15 टिन ऑयल बेचने का ऑफर करता हूं एट द रेट ऑफ 100 पर। दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर, क्योंकि कौन सा तेल, देयर में बी मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल, ठीक है ना, या टिन की क्वांटिटी कितनी है, 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, इट इज नॉट सर्टेन। तो ऑफर की टर्म्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए। मैं अगर एक मर्चेंट हूं और आपको तेल बेचने को ऑफर कर रहा हूं, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ तेल, ऑयल, इट इज नॉट क्लियर। देखिए एक और बात इसमें बारीक सी आती है कि या तो ऑफर की लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, ऑफर का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, या फिर उसे किसी तरह से सर्टेन बनाया जा सकता हो। अब मैं एग्जांपल में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं ऑयल मर्चेंट हूं और सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता हूं और कुछ बेचता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ ऑयल मर्चेंट हूं और कोकोनट ऑयल सेल करता हूं। अब मैं आपको 15 kg ऑयल सेल करने का ऑफर देता हूं एट द रेट ऑफ 100 पर kg। नाउ इट इज वैलिड।
क्यों? क्योंकि अब मेरे बिजनेस की नेचर से इस ऑफर के मीनिंग को सर्टेन किया जा सकता है। तो या तो ऑफर का मीनिंग सर्टेन होना चाहिए या दैट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल है इसमें। जैसे मान लीजिए आप मुझे, मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूं, आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, I'll give you फर्स्ट क्लास डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, यू गिव मी 5 लाख रुपीज, मैं आपके मकान का फर्स्ट क्लास डेकोरेशन करके दूंगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट क्लास डेकोरेशन? कोई सर्टेन मीनिंग नहीं है, इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। समझ गए? इसमें भी एक कोर्ट केस आता है, वो भी अपन बात कर लेते हैं, एक रेफरेंस आपके पास रहेगा। गथिन वर्सेस लिन, गथिन वर्सेस लिन। ऑफर के सर्टेनिटी पे है, उसकी मीनिंग पे है। थोड़ा सा समझिएगा इसमें क्या हुआ था। मैं ऐसी जनरल में आपको समझा रहा हूं कि मैंने एक हॉर्स परचेज किया से 5,000 रुपए में, और सेलर को ये ऑफर किया कि अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ तो आई विल गिव यू 1,000 मोर। तो आप मुझे अपना घोड़ा 5,000 रुपए में बेच दीजिए। इफ दिस हॉर्स प्रूवन टू बी लकी फॉर मी, अगर ये मेरे लिए लकी साबित हुआ तो मैं आपको 1,000 रुपए और दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय लकी? यहां लकी प्रूव होने का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी है, मीनिंग में कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, वेग है, तो इसे हम वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। तो ये याद रखिएगा, गथिन वर्सेस लिन जो है हॉर्स परचेज से रिलेटेड एक एग्जांपल है, जिसमें आपने ऑफर किया कि अगर ये घोड़ा आपके लिए लकी हुआ तो आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे। सो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, क्योंकि मीनिंग में सर्टेनिटी नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। तो थर्ड पॉइंट भी मैं लिख देता हूं यहां पर। ऑफ कोर्स इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। विदाउट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यू कैनॉट एक्सेप्ट इट। और वास्तव में देखा जाए तो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस डज नॉट अराइज अंटिल द ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू यू। और इसका जो बेस्ट केस है वो हमने कल डिस्कस किया, लालबन शुक्ला वर्सेस और याद है आपको? तो ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं हो जाता है तब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ with a view to obtain assent of that other party, है ना? assent लिखें या consent भी लिख सकते हैं। What should be the purpose of offer? ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है बच्चों। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो उसमें ऐसा लिखा है with a view to obtain assent of that other to such act or abstain। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यार मैं सोच रहा हूं अपनी कार बेच दूं, काफी 10 साल हो गए हैं, काफी पुरानी हो गई है, मैं सोच रहा हूं उसे बेच दूं। इज इट एन ऑफर? क्या ये ऑफर है? जी नहीं, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। मैं अपनी विलिंगनेस, अपनी इंटेंशन आपको बता रहा हूं। मेरा पर्पस आपकी एक्सेप्टेंस लेना अभी नहीं है। सो व्हेन आई से कि यार मेरी कार पुरानी हो गई है, मैं सोच रहा हूं उसे 1,00,000 सवा लाख रुपए में बेच दूं, सो दिस इज नॉट माई ऑफर बिकॉज माई पर्पस इज नॉट टू ऑब्टेन योर एसेंट। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं ब्रदर विल यू परचेज इट फॉर ₹1 लाख, क्या आप इसे 1 लाख रुपए में खरीदेंगे? यस, अभी मेरा पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन योर एसेंट और कंसेंट। अब मैं आपसे इस पर सहमति मांगना चाहता हूं, अब ये ऑफर कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये भी सिंपल सी बात है कि ऑफर का जो पर्पस है वो सामने वाली पार्टी की एसेंट या कंसेंट लेना होना चाहिए। 5 नंबर 5, ये भी इजी पॉइंट है, ऑफर में भी कंडीशनल।
ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो सकती है। याद रखिएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस कभी कंडीशनल नहीं हो सकती, लेकिन ऑफर तो कंडीशनल हो सकता है। मैं कहता हूं कि क्या आप मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदेंगे, मुझे 20,000 रुपए एडवांस चाहिए, बाकी आप मुझे 1 महीने बाद दोगे तो भी चलेगा, लेकिन 20,000 रुपए आपको एडवांस देने पड़ेंगे। दिस इज द कंडीशन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक वैलिड ऑफर में कुछ कंडीशंस भी इनपुट हो सकती हैं, कंडीशंस भी डाली जा सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो ऑफर में भी कंडीशनल एज वेल। लेकिन एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, कंडीशंस शुड बी कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द ऑफर। उसी समय कंडीशंस कम्युनिकेट की जानी चाहिए। आप आज ऑफर कर रहे हैं और 3 दिन बाद मुझे उसकी कंडीशंस बताएंगे, नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस से पहले आपको ऑफर के साथ ही उसकी कंडीशंस भी कम्युनिकेट करनी होगी। गॉट द पॉइंट? ठीक है, क्योंकि तभी तो आप ओपिनियन बना पाएंगे कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। फाइन, ये भी हो गया। नेक्स्ट 6 पॉइंट, नो लैंग्वेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है बच्चों, मैंने आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से। ये जो 6 पॉइंट है, ये पर्टिकुलरली एक सिचुएशन को इंडिकेट करता है। ये जो 6 पॉइंट है, ये पर्टिकुलरली एक सिचुएशन को बताता है। ये कहता है, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, ऑफर में ऐसी कोई टर्म या ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल बी डीम्ड टू बी एन एक्सेप्टेंस। ऑफर में ऐसी कोई लैंग्वेज, टर्म या कंडीशन ना हो जिसकी नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। एक ही एग्जांपल इसका बार बार हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। मैंने कहा, विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर ₹10,000? Will you purchase my mobile for ₹10,000? If you don't answer, if you won't answer within this week or within 3 days, I'll assume that you are ready to purchase. यानी मैं आपको रिप्लाई करने के लिए बाउंड कर रहा हूं, और अगर 3 दिनों में आपने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरा मोबाइल खरीद लिया। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। तो वही लिखा है, पढ़िए देखिए ध्यान से। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसी कोई शर्त उसमें ना हो जिसकी नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। क्लियर है मेरे ख्याल से? नंबर 7, जनरल और स्पेसिफिक। ये तो पढ़ ही लिया हमने। ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। नंबर 8, ऐसा कुछ लिखा है क्या वहां? हाँ ठीक है, 2, 4, 5 नाम लिखे, मैं समझाता हूं आपको। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिए क्या होता है। नाउ इट रिक्वायर्स डिस्कशन। हम पूरा आराम से डिस्कस करते हैं तो फिर पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर। ये 2 चीजों से ऑफर अलग होता है। एक केस ले लेते हैं पहले और उसके बाद फिर अपन बात करते हैं। देयर इज ए केस लो, हार्वे वर्सेस पेस्ली। बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स। एच, या चलो मैं इसमें पार्टीज को रहने देता हूं। ए, इंक्वायरी,
will you sell the pen quote the lowest price. देखिएगा ए ने बी को एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा विल यू सेल द पेन, एक पर्टिकुलर पेन मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं, क्या आप वो मुझे बेचेंगे? एंड कोट द लोएस्ट प्राइस, उसकी आप मुझे कम से कम कीमत बताइए। फाइन, मिस्टर बी ने रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस 100 पाउंड, या कुछ भी मान लीजिए, आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं हमें, 100 रुपीज ले लीजिए। मिस्टर बी ने रिप्लाई किया कि भाई लोएस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है। अब मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। नाउ लेट अस डिस्कस। मिस्टर ए ने जब पूछा कि क्या अपना पेन आप मुझे बेचेंगे और इसकी लोएस्ट प्राइस बताइए, बच्चों क्या ये ऑफर था? Was it an offer? Was it an offer? और जब मिस्टर बी ने कहा कि इसकी लोएस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं दोस्तों, ये ऑफर नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इट वॉज जस्ट एन इंक्वायरी, इट वॉज जस्ट एन इंटेंशन टू बाय द पेन, है ना? ये इंक्वायरी थी एंड दिस वॉज द रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी। मिस्टर बी ने इस इंक्वायरी पे अपना उत्तर दिया, रेस्पॉन्स दिया, उत्तर दिया। ना तो ये ऑफर है ना ये एक्सेप्टेंस है, ये जस्ट एक इंक्वायरी है, इंटेंशन है, ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं। अब इसके आगे की कहानी देखिए क्या होगा। जब मिस्टर बी ने कहा कि भाई इसकी लोएस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो फिर मिस्टर ए ने कहा कि विल यू सेल इट टू मी फॉर ₹150, क्या आप मुझे 150 रुपए में बेचेंगे? अभी ये ऑफर कह रहा है। और फिर मिस्टर बी एग्री भी कर सकता है, डिसएग्री भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, तब कहीं जाके वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। दिस इज जस्ट एन इंक्वायरी, एन इंटेंशन टू बाय द पेन, दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। गॉट द पॉइंट? तो दिस इज द केस ऑफ हार्वे वर्सेस फेसी, कि अगर सिर्फ आप इंक्वायरी कर रहे हैं, किसी से कोटेशन मांग रहे हैं, अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हम उसे ऑफर नहीं कह सकते हैं। सो वही लिखा है, ऑफर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है बच्चों? चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, कुछ और आपको समझाना है। चलिए और समझिए। देयर इज ए कंपनी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी है, A company issued a prospectus to issue its shares. एक कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करने के लिए बाजार में प्रोस्पेक्टस इशू किया। फ्रेंड्स, जब प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो क्या कंपनी अपने शेयर्स ऑफर कर रही है बेचने के लिए? नहीं दोस्तों, जब एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसे क्या कहते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, कंपनी इज इनवाइटिंग द पब्लिक, कंपनी इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर, कि भाई आइए आप लोग हमारे शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए। फिर क्या होता है? समझ गया? फिर पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरती है। तो याद रखिएगा कि जब पब्लिक अप्लाई करेगी शेयर खरीदने के लिए, बच्चों वो ऑफर है। क्या है वो? ऑफर है। और फिर जब कंपनी उनके फेवर में शेयर्स का क्या कर देगी? अलॉटमेंट कर देगी, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस।
तो ये समझने का मैटर है कि एक कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो हम उसे ऑफर नहीं कहते हैं, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, क्योंकि उसके माध्यम से कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है अपनी शेयर्स परचेज करने के लिए। जब हम लोग शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो हमारी तरफ से कंपनी को दिया गया ऑफर है, और जब कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करके और शेयर्स हमारे फेवर में अलॉट कर दे तब वो एक्सेप्टेंस होता है, और तब कहीं जाके हमारे और कंपनी के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है और क्वेश्चन में कभी भी आ सकता है। याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टस का इशू करना इन्विटेशन टू ऑफर, जब पब्लिक शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करती है तो वो ऑफर, और जब कंपनी आपके फेवर में शेयर्स का अलॉटमेंट कर देगी तो वो एक्सेप्टेंस, तब कहीं जाके आपके और कंपनी के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। So that is what we are talking about. Offer is different from statement of intention and invitation to offer. चलिए और एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं। अब ऐसे वर्बली बताता हूं। मान लीजिए रेजोनेंस को कुछ 10-20 कंप्यूटर परचेस करने हैं, ठीक है ना। तो हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हम 10 पीसीज परचेज करना चाहते हैं, लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं। कोटा में, जयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में जितने भी वेंडर्स हैं वो हमें कोटेशन दें, अप्लाई करें। तो जब हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हम 10, 15, 20 लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों वो ऑफर नहीं था, दैट वाज इनविटेशन टू ऑफर। हम उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनवाइट कर रहे हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको ऑफर करने के लिए। फिर सारे वेंडर्स हमें अपना अपना कोटेशन देंगे, अपनी अपनी रेट्स बताएंगे, दैट विल अमाउंट टू ऑफर, उसे हम ऑफर कहेंगे। फिर हम उन ऑफर्स को खोलेंगे, देखेंगे किसका सबसे फेवरेबल कोटेशन है, किसके सबसे फेवरेबल रेट है, और फिर जब उनको हम ऑर्डर देंगे then that will be treated as acceptance। समझ गए। हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि हमें फैकल्टी चाहिए कॉमर्स की, तो जब हमने न्यूज़पेपर में कॉमर्स की फैकल्टी के लिए ऐड दिया तो बच्चों को ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं वो अपने रिज्यूम कंपनी में सबमिट करेंगे। फिर हो सकता है हम उनका रिटन टेस्ट लें, उनके डेमोज कराएं, उनके इंटरव्यूज लें, और फिर अगर वो एलिजिबल होते हैं तब कहीं जाके हम उनका रिक्रूटमेंट करेंगे, वो एक्सेप्टेंस होगा। तो हमारा ऐड देना ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। कैंडिडेट्स का रिज्यूम सबमिट करना ऑफर है, और फिर हम जब उनको अपॉइंट कर लेंगे तो वो फिर हमारी एक्सेप्टेंस है। तो न्यूज़पेपर में जितने भी इस तरह के एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, टेंडर होते हैं, कोटेशंस मांगे जाते हैं, वो सब इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं, ऑफर नहीं होते। गॉट द पॉइंट। एक और इसमें छोटा सा एग्जाम्पल है, वो कई बार सामने आता है, एग्जाम में भी आएगा। हम किसी शोरूम में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, वहां पे गुड्स डिस्प्लेड होते हैं, शोकेस में गुड्स रखे होते हैं, उनकी प्राइस टैग भी लगी होती है। बच्चों वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। मतलब वो कंपनी ने गुड्स डिस्प्ले किया है विद द प्राइस टैग, तो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि अगर आपको पसंद है तो आप उसे खरीदने के लिए ऑफर कीजिए। तो आप जब जाके उस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो वो ऑफर है, और जब शॉपकीपर आपको वो दे देगा तो उसका एक्सेप्टेंस है, और तब कहीं जाके आपके बीच में एग्रीमेंट होगा। तो याद रखिएगा, गुड्स डिस्प्लेड एट अ शॉप विद प्राइस टैग इज नॉट एन ऑफर, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां का जो मेन्यू कार्ड होता है जिसमें सारी डिशेज और प्राइजेस होती हैं, वो ऑफर नहीं है, दे आर नॉट ऑफरिंग, दे आर इनवाइटिंग यू टू ऑफर। फिर आप उसमें से ऑर्डर करके ऑफर करते हैं और फिर वो आपको सर्व करते हैं। रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज, इनका टाइम टेबल वो पूरा बोर्ड पे लिखा होता है कौन सी ट्रेन कितनी बजे कहां से कहां जाएगी, वो रेलवे की तरफ से ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। रेलवे आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप टिकट परचेज करने के लिए ऑफर कीजिए। फिर जब आप विंडो पे जाके कोई टिकट पर्टिकुलरली डिमांड करते हैं, यहां से यहां तक हमें जाना है, दैट अमाउंट्स टू ऑफर, और फिर जब रेलवे आपको टिकट दे देगा तो वो जाके एक्सेप्टेंस है और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। व्हाट द पॉइंट। तो यही पूरा का पूरा टॉपिक है, अच्छा खासा मैटर वहां पे दिया है। द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। पॉइंट नंबर 8 है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ mere statement of intention, an invitation to offer, a mere communication of information, casual equity नहीं होगा, ये इंक्वायरी होगा, कैजुअल इंक्वायरी, अ प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं। इंटेंशन स्टेटमेंट क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ कैजुअल इंक्वायरी, अ प्रोस्पेक्टस और एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, तो ये सब मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, एक बार आप पढ़ लीजिए इसे, इसका एग्जाम्पल दे रखा है।
फिर ये केस फ्लो भी दिया है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, हार्वे वर्सेस फेसी का क्या है, ये पूरी डिटेल होगी। फाइन। सिमिलरली फिर एक दो पैराग्राफ छोड़ के, सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, जब गुड्स को ऑक्शन में बेचा जाता है, बच्चों यहां भी एक केस फ्लो दिया है, देखिए हैरिस वर्सेस निकलसन, इसको भी बोलते हैं। और इससे पहले क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, ये भी मैं आपको समझा देता हूं, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हैरिस वर्सेस निकलसन क्या है, देखिए केस तो इतना सही था कि मुझे अपना कोई सामान बेचना है, से ये टैबलेट मुझे बेचना है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भाई फला तारीख को फला जगह पे मैं ये टैबलेट का ऑक्शन करूंगा, इसे ऑक्शन के थ्रू बेचूंगा। यू नो ऑक्शन क्या होता है कि आप लोगों को बुलाते हैं, फिर वो अपनी अपनी बिड लगाते हैं और हाईएस्ट बिडर को हम अपना गुड्स सेल कर सकते हैं, कर देते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि फला तारीख को मैं इतनी बजे इस लोकेशन पे अपने टैबलेट का ऑक्शन करूंगा। ये सुन के आप बहुत दूर से आए, कार में पेट्रोल लगा के तैयार करके ऑफिस से छुट्टी लेके, और आप उस अपॉइंटेड लोकेशन पे उस पर्टिकुलर डे पे आए और मैंने वो ऑक्शन कैंसिल कर दिया कि भाई मुझे नहीं बेचना। तो क्या आप मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं कि भाई मैं तो छुट्टी लेके आया हूँ, मेरी कार में इतने का पेट्रोल जल गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। नो, यू कैन नॉट। यही यही हैरिस वर्सेस निकलसन है। तो अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है, इसको ऐसे समझो। कोई बंदा, देखिए समझिए कि ये जो टेंडर होता है, सॉरी क्या है ये ऑक्शन का प्रोसेस क्या होता है। मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भाई मैं इतनी तारीख को इतनी बजे इस जगह पे अपने टैबलेट को सेल करना चाहता हूं थ्रू एन ऑक्शन। तो जब ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं तो दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। मैं आप लोगों को बुला रहा हूं कि आप लोग मेरा टैबलेट परचेज करने के लिए आइए। फिर आप सब लोग उस अपॉइंटेड डे और डेट पे आएंगे, टाइम पे आएंगे, फिर आप लोग बोली लगाएंगे। किसी ने कहा 10,000, 11,000, 11,500, यू अंडरस्टैंड। वो जो बोलियां आप लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ऑफर, उसे ऑफर बोलते हैं। और फिर जो हाईएस्ट बिडर होगा मैं उसके फेवर में फॉल ऑफ हैमर से या किसी और तरीके से जब मैं उसको अपना टैबलेट सेल कर दूंगा, तब कहीं जाके वो एक्सेप्टेंस होगा और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। समझे आप? तो ऑक्शन के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना या लोगों को बुलाना ऑफर नहीं है। जब आप ऑक्शन में आके बिडिंग करते हैं, बिड लगाते हैं, तो वो ऑफर है। और फिर जब हाईएस्ट बिडर के फेवर में मैं अपना गुड सेल कर देता हूं, वो एक्सेप्टेंस है, तब कहीं जाके हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो याद रखिएगा, यही वहां पे लिखा था ऑक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। 9 भी क्लियर है, पढ़ चुके हैं। तो ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और बच्चों पॉइंट नंबर 10 भी मैं आपको अभी बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगर मैं आपसे सिर्फ किसी चीज की प्राइस पूछ रहा हूं तो वो ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। और ये हम आराम से अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब होता है टू इनवाइट पीपल टू ऑफर टू परचेज और सेल एनीथिंग। मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आओ आप मुझे ऑफर दो और फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो बेसिक जो पर्पस है वही डिफरेंट है। इन्विटेशन टू ऑफर का मकसद होता है ऑफर। देखो इसकी प्रोसेस कैसे होगी, पहले इन्विटेशन टू ऑफर, फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑफर, और फिर ऑफर के पीछे पीछे क्या आएगा, एक्सेप्टेंस। तो यही एक बेसिक डिफरेंस का पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, टू इनवाइट पीपल टू ऑफर, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑफर, टू गेट द अपोजिट पर्सन एक्सेप्टेंस। सामने वाले पर्सन की स्वीकृति लेना, वो इसका मकसद है, और सामने वाले व्यक्ति को ऑफर करने के लिए इनवाइट करना, वो इन्विटेशन टू ऑफर का मकसद है। यही इसमें डिफरेंस है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोस्तों आपको ये पढ़ लेना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफर। ये हमने सेक्शन 2A को पूरा डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे केस लॉज आए हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले हमने सेक्शन 2A ऑफर का मीनिंग पढ़ा, फिर उसके एसेंशियल्स पढ़े, मतलब उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, अलग अलग ऑफर के हमने टाइप्स पढ़े, फिर आज हमने एसेंशियल्स पढ़े। लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड,
द पर्पस शुड बी टू ऑब्टेन एसेंट और कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। तो 6 नंबर में हमने पढ़ा कि ऑफर में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जिसकी नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। ऑफर जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, हमने डिटेल में डिस्कस किया। 9 नंबर पे लिखा है, क्या लिखा है कि ऑफर जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। और 10 नंबर पे वापस ये लिखा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। और ये सारे केस लॉज बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, गथिन वर्सेस लेनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गॉइडर, हैरिस वर्सेस निकलसन, हार्वे वर्सेस फेसी, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल्स हैं ये, और अक्सर इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छे से इनको मॉड्यूल में से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।